नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पंचायत कर्मचारियों की जो हड़ताल है, वो अब लगभग 18वें दिन में प्रवेश कर गई है। राज्य सरकार की तरफ से अभी तक उनके साथ कोई संवाद की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है। यही कारण है हड़ताल आगे बढ़ती जा रही है, जबकि जिला परिषद कर्मचारी चाह रहे हैं कि उन्हें एक तय सीमा बता दी जाए कि उनकी जो विभाग में विलय की माँग है और उसको पूरा कर दिया जाए। तो वादा निभाने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्यों पीछे हट रहे हैं या अभी वो कोशिश नहीं कर रहे हैं? जबकि बतौर विपक्ष में रहते हुए जब पिछले साल 2022 में 27 जुलाई से 9 अगस्त तक 11 दिन की जब इनकी हड़ताल चली थी जयराम ठाकुर की सरकार के समय में, तो वो धरने में गए थे, खुद शामिल हुए थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये बहुत छोटी-सी जायज़ माँग है, इसको कांग्रेस सत्ता में आते ही पूरी कर देगी। लेकिन वो माँग पूरी नहीं हो पा रही है। क्रम बढ़ता जा रहा है, फिलहाल ग्राम रोजगार सेवकों को, सिलाई अध्यापकों को और चौकीदारों को पंचायतों का काम दिया गया है। सरकार के आगे भी बड़ी चुनौती है और क्यों इसका हल नहीं हो रहा, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं चमन राकेश आष्टा जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप सांख्यान जी, कांग्रेस के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश ठाकुर जी हैं, जिला परिषद यूनियन पंचायती राज के अध्यक्ष, वो जुड़े हैं। प्रवीण शर्मा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं और वहीं चेतन बरागटा जी, वरिष्ठ प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं चर्चा की शुरुआत राजेश ठाकुर जी से करूँगा, क्योंकि अब 18वें दिन में आज प्रवेश कर गई है हड़ताल। पंचायतों का कामकाज फिलहाल सरकार ने कोशिश तो की लेकिन ठप ही है एक तरह से, क्योंकि ना चौकीदार उस काम को कर पाएँगे, ना सिलाई अध्यापकाएँ कर पाएँगी, ना ग्राम रोजगार सेवक कर पाएँगे। और जो तकनीकी काम है, जो तकनीकी सहायक जेईज़ वगैरह हैं, उनका काम तो बिल्कुल ही रुका हुआ है, थमा हुआ है। तो राजेश जी, अब कोई आधिकारिक वार्ता हो रही है? क्योंकि अभी विभागों को भी कह दिया गया है कि आप एक 18 तारीख तक हमें पूरा सभी जिलों की एक रिपोर्ट दे दी जाए, ये क्या हो रहा है, कितना प्रभावित हुआ है काम, और अनैतिक बताया जा रहा है आपकी हड़ताल को। ये राजेश जी। धन्यवाद राजीव जी और आपके सभी मेहमानों का भी मैं बहुत-बहुत नमस्कार सभी को। मेरा सरकार से ये माँग है और हम लगातार प्रयास कर रहे थे बड़े लंबे समय से, 1 साल से हम ये माँग कर रहे थे अपनी, कि जो हमारी जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को जो विभाग में विलय की माँग है, उसको पूरा किया जाए। इसके पीछे कई कारण हैं जो आज हमें इस आंदोलन को खड़ा करना पड़ रहा है। हमने लगातार सरकार से 1 साल से वार्ता करी है कि हमारी जो सिक्स पैक मिशन वो हमें अब 1.5 साल हो गए सिक्स पैक मिशन को। आज तक हमें सिक्स पैक मिशन नहीं मिला है। 1.5 साल और जितने अन्य कर्मचारी हैं उनको 1.5 साल इसको हो गए मिले हुए। डीए हमारा रुका हुआ है। जितने रेगुलराइजेशन की हमारी जो 2 साल बाद रेगुलर होते थे हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़, वो आज तक रेगुलर नहीं हो रहे। जो डेली बेस कर्मचारी थे हमारे, वो 4 साल बाद रेगुलर होते थे, वो भी रेगुलर नहीं हो रहे। तो इन समस्याओं को लेकर हम बार-बार सरकार से प्रयास कर रहे थे कि हमारी जो माँग है, आप इसको पूरा करें। इसका एक ही इसका इलाज था कि विभाग में विलय किया जाए। क्योंकि पूर्व में जी, भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में जब ये विधायक थे और इन्होंने हमसे आश्वासन भी किया था कि जब जैसे हमारी सरकार आएगी, वैसे ही हम आपको जिला परिषद कैडर से निकाल के विभाग में मर्ज किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा था, मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा था और अन्य कांग्रेस के विधायकों ने भी ये बात हमसे कही थी उस टाइम। तो हम सरकार से लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमारी जो माँग को सरकार द्वारा अनसुना किया जा रहा है। इसी कारणवश हमें जो है आज इस स्थिति में जो पूरा प्रदेश के जितने भी जिला परिषद कार्य कर्मचारी है, वो आंदोलन रहित है। तो आंदोलन का हमारा कोई ऐसा मुख्य कारण नहीं था कि हम आंदोलन करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे सारे जितने भी लाभ दिए जाते हैं अन्य कर्मचारी को, वो सब रुके हुए थे। अब सरकार की जी। तरफ से कोई संवाद नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारा जो हड़ताल है वो लगातार जारी है और इसमें तो अब सरकार की तरफ से जब कोई आदेश हमें आएगा, तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अब सरकार की तरफ से कोई भी वार्ता हमारे साथ अभी नहीं की जा रही है। प्रवीण जी, सवाल ये है कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल हैंडलिंग होती है ऐसे मसलों पे, जब बिगड़ने लगते हैं मसले तो एक पॉलिटिकल हैंडलिंग होती है और राजनेता करते हैं। वो कह रहा है इनके मामले में, मैं देख रहा हूँ दूसरे-तीसरे दिन एक पंचायती राज विभाग के निदेशक के बयान आ जाते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। पॉलिटिकल हैंडलिंग कहीं नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा काडर है, 4700 कर्मचारी हैं ये, और लगभग प्रदेश की 3615 पंचायतों में 90% में ये लोग हैं। तो इसका क्या आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल नुकसान भी हो सकता है अगर इसकी हैंडलिंग ठीक तरीके से नहीं की गई? डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ा संकट है आज की राजनीति में वो है विश्वसनीयता का संकट। राजनेता चुनाव से पहले कुछ और कहते हैं
और जब चुनाव हो जाते हैं उसके पश्चात उनके सुर बदल जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब वो पहले बोलते हैं तो शायद उनको इसके पीछे जो वित्त व्यवस्था है उसके बारे में लोगों ने ना समझा होता है, नहीं वो उसकी परवाह करते। परंतु जब वो सत्ता में आते हैं तो उसके बाद जब ऑफिसर उनको वित्त व्यवस्था के बारे में बताते हैं तो उसके पश्चात जो है सुर बदलने के साथ साथ जो है वो मुझे लगता है कि एक सत्ता का गुरूर होता है, वो भी आ जाता है। और इस मामले में तो यही हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं पहले, बहुत छोटी सी विसंगति, शब्द है उनके, ये बहुत छोटी सी विसंगति है, सरकार बनने के पहले ही दिन, पहली ही कैबिनेट में इस विसंगति को दूर करूंगा। ये उनके खुद के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। चलिए, सरकार बने हुए लगभग 350 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 18 दिन इस हड़ताल को भी हो गए हुए। और आपने जो कहा कि इस हड़ताल से क्या फर्क पड़ने वाला है, इस हड़ताल से पता है क्या फर्क पड़ेगा। ये देखने को बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट है, 47 लोग हैं इसके अंदर, परंतु इसका जो इफेक्ट है वो बहुत बड़ा है। हर पंचायत, हर प्रधान, हर उप प्रधान, हर जिला परिषद, हर बीडीसी, हर वार्ड मेंबर इनके अंडर आते हैं। और जिस तरह से ये इन्फ्लुएंस करेंगे कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान, इस बात को स्पष्ट इसको उनको नजर आएगा कि है छोटा सा डिपार्टमेंट, बहुत असर बहुत ज्यादा है। और इस छोटे से डिपार्टमेंट की भी मैं आपको कहानी सुनाता हूं कि किस तरह से मिस हैंडलिंग हुई इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर। 1996 में जब हिमाचल प्रदेश में 3 टायर सिस्टम लागू किया गया तो 1999 के पश्चात जो भर्तियां हुई वो भर्तियां डायरेक्ट पंचायती राज डिपार्टमेंट में न होकर एक जिला परिषद कैडर बना दिया गया और उस जिला परिषद कैडर के अंदर इन भर्तियों को करना शुरू कर दिया। अब ये जिला परिषद कैडर हिमाचल प्रदेश सरकार का डायरेक्ट जो है कर्मचारी नहीं है, ये एक तरह से आप इसको आउटसोर्स कह सकते हैं। जो आजकल आउटसोर्स हुआ है लगभग ये वैसे ही है। इनको न तनख्वाह सरकार की तरफ से मिलती है, इवन ट्रेजरी से भी ये तनख्वाह नहीं निकाल सकते। और इनको ग्रांट जो जाती है जिलों को वो एडीसीज आगे देते हैं इनको। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है इन लोगों का, बेचारों का दुर्भाग्य है कि इनके साथ वाला जो अगर कहीं ग्रामीण विकास विभाग में अगर कहीं एक पंचायत सेक्रेटरी लग गया हुआ है तो वो तो बीडीओ तक जाएगा जी, और ये बेचारे पंचायत सेक्रेटरी ही रिटायर हो जाते हैं। और खाली सरकार ने नहीं किया, पिछली सरकार ने तो ये भी कहा, पिछली सरकार ने कहा कि हम लोग इनको छठे वेतन आयोग के लाभ देंगे, घोषणा की, उसके बाद भी इनको नहीं दिए गए। मतलब जो आया वो इनको ठगने की कोशिश की इन सारे के सारे लोगों को। और आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का जो कुल बजट है वो है लगभग 1980 करोड़ रुपए। इसके अलावा 23 विभागों का बजट का जो काम है वो ये डिपार्टमेंट करता है। इस तरह से जो मेरा पूरी तरह से अनुमान है लगभग 3500 करोड़ रुपए का काम ये लोग करते हैं। और उसके कंपैरिजन में जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश में वो 5000 करोड़ रुपए का उन लोगों का बजट है। परंतु जब आप इन दोनों डिपार्टमेंटों के बीच में टेक्निकल को डिफरेंशिएट करेंगे तो हैरानी होती है कि वहां पे 2 ईएनसी है, 2 इंजीनियर इन चीफ है, उसके बाद 14 आपके चीफ इंजीनियर है, 37 के करीब आपके एससी है और 21 के करीब आर्किटेक्चर स्टाफ है और 114 एक्शन है। उसके कंपैरिजन में इन लोगों के पास पूरे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 3 एक्शन है, 30 के करीब इनके पास एसडीओ हैं और सिर्फ 207 के करीब इनके पास इंजीनियर हैं। और हम सब लोग बोलते क्या है कि गांव के अंदर ठीक से काम नहीं हो रहा है, गांव के अंदर सड़कें नहीं बन रही है, पंचायती राज विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। अरे इतने से कम लोगों के साथ आप किस तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश को प्रगति के पथ के ऊपर लेके आएंगे। 90% कार्य तो इन लोगों के हाथों होना है, इन जेईओ के हाथों होना है, इन एसडीओ के हाथों। एक एसडीओ के पास, इनके पास 88 पंचायतें हैं, वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल सकता है। मैंने तो कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं तो सही मायने में अगर प्रदेश में परिवर्तन लेके आना चाहते हैं तो इस डिपार्टमेंट को प्रदेश सरकार को अपने में लेना होगा और हिमाचल प्रदेश के इस विभाग के अंदर टेक्निकल कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना होगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है सही मायने में विकास कार्य हो सके। जी 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 प्रवीण जी, जी चलिए, आपका बढ़िया सुझाव है और आपने तकनीकी तौर पे भी बता दिया कि कितना महत्वपूर्ण अंग है ये आज के डेट में। तो मैं बरागटा जी के पास जाऊंगा। चेतन जी,
सवाल ये है कि आपकी सरकार के समय में भी 11 दिन की हड़ताल हुई, उस समय भी इन लोगों को ठग लिया गया कि हम वेतन पे भी ये लागू करेंगे, लेकिन वो 6th वेतन पे भी लागू नहीं हुआ। अब 18वें दिन में हड़ताल है और इनसे कोई संवाद नहीं किया जा रहा है। हैरानी की बात है कि अधिकारी प्रेस नोट जारी कर देते हैं, लेकिन कहीं भी पॉलिटिकली तौर पे, ना मंत्री के तौर पे, ना किसी विधायक के तौर पे, ना मुख्यमंत्री के तौर पे संवाद किया जा रहा है इनसे। तो गाँव का कहीं न कहीं विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो पूर्णतः काम नहीं कर पा रही है, वो 1-2% काम कर पा रही है। जी, बराबर। डॉक्टर साहब धन्यवाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू आज आपने लिया और मुझे इसमें आपने इनवाइट किया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में डिसेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है और आपका राइट भी है कि आप उसको करें। डिसेंट के साथ-साथ डायलॉग या संवाद करना भी एक इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट है। परंतु जैसे आज हमने समाचार पत्रों में और कल से लेकर हम धमकियाँ सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार की हिमाचल प्रदेश में। डिसेंट इन लोगों ने किया, अपने कुछ इश्यूज़ लेकर ये सरकार के पास गए, परंतु उसके विपरीत सरकार ने क्या किया, सुक्खू जी की सरकार ने कि इनको धमकियाँ दे दी कि अगर आप जल्दी वापस नहीं आएँगे तो हम आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज से पहले कितने लोगों पे इन्होंने कानूनी कार्रवाई करी, मैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ। परंतु इस विषय को छोड़कर अगर इनकी हम बात करें तो इनके सारे जो इनके इश्यूज़ हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है जैसे अभी प्रवीण जी ने बहुत ही मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ उन्होंने क्लैरिफ़ाई कर ली कि कितने इनको टेक्निकल चीज़ें हैं जो इनके पास कमी है और उसको कमी को भी पूरा करना चाहिए। परंतु साथ ही साथ मेरा ये मानना है और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने चाहे वो खुद सुक्खू जी हों, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे इनके मंत्री हों, कम से कम 7 या 8 मंत्रियों के वीडियोज़ अभी भी हमारे पास पड़े हैं, जहाँ उन्होंने उनके पास जाकर सितंबर-अक्टूबर में पिछले साल ये बोला था कि जैसी ही हमारी सरकार आएगी फर्स्ट कैबिनेट में हम आपकी जो मर्जर की जो चीज़ें हैं उसको हम पूरा कर लेंगे, फंडामेंटली हम उसको अप्रूव करेंगे। परंतु आज 11 महीने हो गया है, कुछ भी इस इश्यू पे अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया। ये बहुत ही एक गंभीर विषय है और मुझे लगता है जिस तरह से कोई भी जैसे आप ही बता रहे हैं कि अभी सरकार की तरफ से किसी मंत्री या पॉलिटिकल लीडरशिप ने इनके साथ डायलॉग नहीं करा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर इश्यू है और कई ब्यूरोक्रेट्स इनके साथ संवाद कर रहे हैं और जैसे अभी राजेश ठाकुर जी ने भी बोला कि अभी तक इनको बुलावा तक नहीं आया है, तो आप समझिए कि ये सरकार किस तरफ जा रही है और किस तरह से ये एक एरोगेंस है जो उनकी पावर की, उसमें इन लोगों को जो आंदोलन है उसको दबाने की बात कर रही है। मैं फिर उस इश्यू पे आ रहा हूँ, 10 गारंटियों के साथ-साथ ये गारंटी भी इन्होंने झूठी दी थी। फर्स्ट कैबिनेट में इन्होंने बोला था 1 लाख नौकरियाँ देंगे। फर्स्ट कैबिनेट में इन्होंने बोला था कि जिला परिषद के जो कैडर है उसको हम मर्ज करेंगे पंचायती राज के साथ, पर आज तक ये कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी एक फेक फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो है वो सत्ता हासिल करी थी और उसका खमियाजा मैं आपको आज बता दूँ ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहा हूँ कि अभी जो 4 लोकसभा इलेक्शंस हैं, जो हमारे 4 लोकसभा सीट है, हम इसको जीत के दिखाएँगे और जो भी इन्होंने झूठ बोला उसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी भुगतने को तैयार हो जाए। लेकिन बरागटा जी, आपकी सरकार भी जब रही तो इनके प्रति कोई भी दरियादिली उसमें भी नहीं देखी गई है। ठीक है, ये सरकार वादे करके भूलना शुरू कर दिया है, कांग्रेस सरकार ने भी, मुख्यमंत्री ने भी खुद, लेकिन आपकी सरकार ने भी कोई वायदा इनके साथ पूरा नहीं किया। ये छलते आए हैं, इनको ठगते आए हैं सब लोग। डॉक्टर साहब जब ये इश्यू भारतीय जनता पार्टी जयराम जी के सामने आया था क्योंकि वो पंचायती राज मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अगस्त या सितंबर इन्हीं मंथ्स में लास्ट ईयर इसकी कमिटमेंट भी हुई थी। ठीक है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, 1-2 महीने हमारे को उसको करने में लग गए थे, परंतु उसी के साथ-साथ जो सिविल जो हमारा कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए और हम नहीं कर पाए तभी उसी कारण से तो ये लोग सत्ता में आए हैं। अब तो इनकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है ना कि करिए इस काम को। हम तो पीछे हो गए हैं पर अब करिए कांग्रेस पार्टी करिए इस बात को। हम नहीं कर पाए तभी तो ये लोग आए हैं। जी, चलिए सांख्यान जी, वादा करके मुकर जाते हो या भूल जाते हैं? आजकल ये बड़ा एक वायरल हो रहे हैं, वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जब विधायक थे और तब तो उनके धरने में भी बैठ जाते हैं। उप मुख्यमंत्री जो मुकेश अग्निहोत्री हैं, वो मंच से भाषण देते हैं कि नहीं इनके लिए तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अन्य मंत्री जो बन चुके हैं इस समय कैबिनेट में जो विधायक हैं, वो पूरी तरह इनके समर्थन में थे। आज क्या बात है कि 18 दिन से कोई भी इनके पक्ष में ना तो बोल रहा है, ना ही कहीं न कहीं पॉलिटिकल लाइन पे इनके साथ संवाद कायम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? वायदे, गारंटी दोनों चीज़ें हैं इनके लिए विलय करने के लिए दी गई थी कांग्रेस की तरफ से। जी।
थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही गंभीर विषय पे आज चर्चा रखी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक अभी हमारी सरकार को बने हुए केवल 10 महीने हुए हैं, हम इनके जो भी हमारी गारंटियां हैं या जो भी हमारा इनको लेके जो दावा था या जो भी हमने इनके प्रोमिसेस किए थे, हम उनको लेके मुकर नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी ने आज भी अखबारों में ये बयान दिया है, आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा गया है कि इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है वो नेचुरल कैलामिटी की तरफ, आपदा की तरफ ज्यादा वहां पे फोकस कर रहे हैं। हमारे पास जो वित्त की व्यवस्था है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, और जैसे ही वित्त की व्यवस्था होती है तो मैं आज इनके अध्यक्ष यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, मैं इनसे भी करवत विनती करना चाहूंगा कि आप अपनी यूनियन के लोगों को कहें कि काम पे जाएं, क्योंकि पंचायती राज जो हमारी संस्था है वो सबसे ज्यादा विकास की बुनियाद है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसको प्रवीण शर्मा जी ने भी कहा, इन्होंने तथ्यों के साथ इस बात को कहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इन लोगों को कहें कि आप अपने काम पे लौटे, और सरकार जो है पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को लेगी, और जैसे ही वित्त व्यवस्था और जो अधिनियम के अंदर जो भी खामियां हैं उनको दूर करते हुए, जैसे अभी तो 10 माह हुए हैं, अभी हमारी सरकार 5 साल अभी है और आने वाले 5 साल भी हमारी सरकार रहेगी। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के लोग जिस तरह से हमारी जो सरकार है जिस तरह से व्यवस्था कर रही है, वो आने वाले समय में आपको दिखेगा कि जिस व्यवस्था के ऊपर और जिस बुनियाद के ऊपर हिमाचल प्रदेश को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को हम उसको आगे तक ले जाएंगे। जहां तक हमारे जो भाजपा के मेरे मित्र बरागटा जी ने बात करी है कि जो डिक्टेटरशिप की बात करी है, अरे मैं ये कहता हूं, आप शांता कुमार जी का समय आपको याद नहीं है क्या? क्या आपको आज की डेट में जो डायकोटॉमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर चल रही है, क्या वो आपको नहीं दिखती है? जो प्रोमिसेस आज अमित शाह ने और माननीय मोदी जी ने किए थे, क्या वो आज तक लोगों के सामने आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं? लेकिन हाँ, इसमें मैं कहता हूं कि जो इनकी समस्या है वो ठीक है। हमारे जब हमारे सुखू जी हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे, ये इनके मंच पे जाते हैं, अग्नोत्री जी इनके मंच पे जाते हैं, हर्षवर्धन चौहान जी इनके मंच पे जाते हैं, हम लोगों ने भी इनका साथ दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये ना करे कि आने इस समय में राजनीतिक रोटियां सेके, बजाय सरकार का सहयोग करने के लिए ये जो टूल इनको राजनीतिक तौर पे दे रही है, ये कभी भी मान्य नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जज्बा है काम करने का, और हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है, और इससे पहले भी जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार रही थी उसके ऊपर भी ये बातें हुई थी, और इसके ऊपर काफी इसके अंदर नोटिफिकेशन जो है वीरभद्र सिंह की सरकार ने भी उठा ली है। लेकिन जो टेक्निकलिटीज इस इशू के अंदर हैं उनको सॉल्व करते हुए, उनका सॉल्यूशन करते हुए, मैं आज भी दावा के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपनी गारंटियां लेके आए हैं, उन्होंने ओपीएस को डंके की चोट के ऊपर लागू किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन आज भी वो इतना बड़ा इशू हिंदुस्तान के अंदर ओपीएस को लेके फेस करने वाली है अभी आने वाले समय के अंदर। और जो भविष्य की राजनीति तय होने वाली है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी, वो एक नया मैसेज जो जाने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी देखेंगे, और विपक्ष के अंदर जो लोग हैं वो भी इस चीज को देखेंगे कि अभी थोड़ा समय दीजिए हिमाचल प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री को। जो टेक्निकलिटीज है, जो वित्तीय खामियां हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भारतीय इसमें जो हमारा ये पंचायती राज अधिनियम है उसके अंदर जो भी चीजें होंगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं मुख्यमंत्री जी आत्मविश्वास के साथ इस इशू को लेके जाएंगे। ठीक है, मैं आज फिर से विनती करता हूं कि जो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं इनके यूनियन के, कि आप अपने लोगों से आग्रह कर कीजिए कि आप इसको जाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, इन्होंने क्या किया, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था, एक छोटी सी नोटिफिकेशन निकाल दी। इन्होंने स्कूलों के अंदर भी ऐसा ही किया, इन्होंने कॉलेजेस के अंदर भी ऐसा किया कि जब सरकार जानी होती है तो बड़ी बड़ी नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, और लेकिन उसके अंदर व्यवस्था भी करनी पड़ती है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल अप्रूवल भी चाहिए, और उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल खामियां हैं, जो अधिनियम के एक्ट के अंदर जो खामियां हैं वो भी देखनी पड़ती है, उसको भी दूर करना पड़ता है। और जैसे जैसे इसके बारे में जो व्यवस्था बन रही है,
आज मेरे ख्याल में कल 18 अक्टूबर है और इसके ऊपर जो जो चीजें कार्रवाइयां हैं तो पूरा के पूरा विभाग इसको देखा जा रहा है और किस तरह से इनका मर्जर होगा उसको लेके कांग्रेस पार्टी भी चिंतन में है और हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार भी चिंतन में है कि कैसे इन लोगों को इनके अधिकारों के प्रति। और मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस की ही सरकार ऐसी रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सबसे ज्यादा जो हमारे जो कर्मचारी वर्ग हैं, अधिकारी वर्ग हैं, उनके लिए और वैसे भी जो आम आदमी भी है उनके लिए जितनी भी जनहितैषी नीतियां बनाई हैं वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। सांख्यानी इनकी मांग बहुत सरल है, इनकी मांग इतनी सरल है कि इनका कहना है कि हमें एक तय समय कर दिया जाए कि 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कि तब तक आपका ये विलय का कार्य पूरा हो जाएगा। ये नहीं कह रहे कि आज ही कैबिनेट करके आज ही कोई मसौदा तैयार कर दिया जाए। सर ये है, अब इस पे ये हमारे को वित्त व्यवस्था का जैसे ही हमारे पास फाइनेंशियल सोर्सेज होंगे तो इनके ऊपर जो भी चीजें जो भी इनकी डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। तय सीमा की जहां तक बात है, जहां तक तय सीमा की बात करेंगे तो उसके लिए जो हमारे सेक्रेटरीज हैं जो सरकार के अंदर कर रहे हैं, जो पंचायती राज को देख रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट को देख रहे हैं और जो सेक्रेटरीज हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देख रहे हैं, उसके हिसाब से डिस्कशन करके बाकी में ये मामला कभी ना कभी तो कैबिनेट में आएगा। और मेरे को मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस आत्मविश्वास से हमने ओपीएस लागू किया है, इनकी समस्याओं का निदान भी ये माननीय सुखविंदर सिंह ही करेंगा और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ही कहेगी। और आपके पास आऊंगा बाद में, मैं अभी आस्था जी के पास जा रहा हूँ। आस्था जी हड़ताल लंबी खिंचती जा रही है, इसका क्या समाधान निकलेगा? अब तक कोई वार्ता ही नहीं हो रही है। आप ये इन्होंने इतना लंबा आस्था जी, बाद में आऊंगा आपके पास। आस्था जी, आप राजेश ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं ना, उनको बुलाइए ना मुख्यमंत्री जी के साथ उनका। चेतन जी आपके पास आऊंगा, पहले मेरे को आस्था जी से उत्तर लेने दीजिए। आस्था जी, देखिए राजीव भाई, सबसे बड़ी समस्या ये है, हम लोग जो बार बार बोल रहे हैं, इस देश में अगर आप पॉलिसी मेकिंग की बात करें, मेरी जो अपनी समझ है तो वो बहुत ही गलत तरीके से बहुत सारी चीजें की जाती है, चाहे वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए की जाती है या क्यों जाती है, पॉलिसी मेकर्स क्यों करते हैं, ये कैडर ही बहुत ही माइक बंद कर लें, बाकी लोग इको हो रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कैडर होना चाहिए था अगर इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंडर लाया जाता। क्यों? क्योंकि हमारी अगर आप देखी जाए तो सबसे बड़ी संसद तो पंचायत संसद है। जो पंचायत लेवल पे हमारे यहाँ पे ठीक है, लोकसभा अपना काम करती है, विधानसभाएं काम करती है, लेकिन जो तीसरे पायदान पे जिला परिषद थी, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो सबसे नीचे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। और जहां पे राजेश भाई इस बात को माने ना माने, अभी भी जो हमारे यहाँ पे पंचायती राज का जैसा काम होना चाहिए था, सरकार ने उस समय जो इन लोगों को लिया वो भी प्रॉपर चैनल से नहीं लाया गया। अब वो इनकी गलती उसमें है नहीं, अब कैसे लाया गया उस पे विषय पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन विसंगति को दूर करने का सिर्फ एक ये वो है कि इनको एक ऐसा कैडर, इनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंडर लाना चाहिए। पूरे का पूरा कोई तो माई बाप होना चाहिए और इनको धरने पे जाने का पूरा अधिकार है। और ये अपनी मांगे भी इनकी काफी ज्यादा मुझे बिल्कुल जो है सही लग रही है, लेकिन जो गलतियां हैं वो सरकार ने क्यों की है। और ऐसी आपको भी पता है, लुभावने वादे हर सरकार करती है कि ताकि पावर में, अब ये जो पावर के लिए हंगर है ये बहुत ज्यादा इस देश में जो है, अब आप समस्याएं जो भी बनेगी वो सबसे ज्यादा समस्याएं इसलिए भी हो पाएंगी क्योंकि बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा एक हमारे इसमें, बेरोजगारी के साथ साथ ये नशावृत्ति फलाना, ये सारे जो इकट्ठे हो रहे हैं, अब सरकारों पे भी प्रेशर्स आएंगे। प्रेशर्स इसलिए आएंगे, फाइनेंशियल क्रंच है, सरकारों को कहां से वो लाना है, एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से जो कर्मचारी ऑलरेडी हैं उनमें भी बहुत सारी, देखिए आपको सूनर और लेटर कोई ना कोई यूनियन हमेशा ही स्ट्राइक पे चली जाती है, जो कि अच्छा नहीं है, सरकार के गवर्नेंस के लिए भी अच्छा नहीं है। कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि प्राइवेट लोग जो होते हैं, प्राइवेट वर्कर्स, उनको बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है लेकिन फिर भी वो कभी स्ट्राइक पे जाते नहीं, अपना काम करते हैं। इनके यहाँ तो फिर भी सरकार में थोड़ी सिक्योरिटी तो है कम से कम जॉब की, वहां तो पूरी की पूरी इनसिक्योर है। और अभी आपने देख लीजिए एक मामला बहुत बड़ा आया है कि अंबुजा वालों ने सारे के सारे एम्प्लॉइज
बाहर करने शुरू कर दिए, 30-30 साल से जो एम्प्लॉइज वहां पे लगे थे। तो अब ये समस्याएं तो बढ़ती रहेंगी और बढ़ेंगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे। और लेकिन सरकार को मैं ये बार बार कह रहा हूं कि रेवड़ी बांटनी अब इनको बंद करनी पड़ेगी। जिन कैडर पे आपको करनी है, अच्छे लोगों को लाइए, मेरिटोरियस लोगों को लाइए, मेरिट के आधार पे भर्ती कीजिए, अच्छा पे स्केल दीजिए। और ये बार बार और ये जो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं एम्प्लॉइज बाकी भी कि सरकार को, ताकि वो कर सके। और इनके मन में एक और चीज आ गई है कि जी सरकार को हम मनवा लेंगे तो सत्ता में भी लाएंगे। तो ये बड़ी गलत चीज है और देश इस तरह से कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। जी, चलिए। राजेश जी, मुख्यमंत्री जी का कल भी एक बयान था कि हमने आधी मांगे तो पूरी कर दी हैं और अब थोड़ी-सी रह गई है, वो भी हम जल्दी ही उस पे विचार कर रहे हैं। तो एक संकेत मुख्यमंत्री जी की तरफ से कल हल्का-सा आया है, तो आधी मांगे कौन-सी पूरी कर दी गई हैं आपकी? माइक ऑन कर लीजिए। इसमें मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जो इशारा था वो हमसे भी उनसे उन्होंने ये बात कही थी कि आपका जो स्टेट कैडर कर दिया गया है। तो ये हमारी समझ से परे है कि स्टेट कैडर से हमारा आधा कार्य कैसे पूरा हुआ है। हमसे उनसे भी ये प्रश्न किया था कि जब हम उनसे मिले थे 19 तारीख को कि स्टेट कैडर से हम कैसे जो हमारा मर्ज का जो है मुद्दा स्टार्ट होता। हमने कहा था कि आप मर्ज करो हमें, हम ऑटोमेटिक ही विभाग में आ जाएंगे। तो इसमें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि इसको स्टेट कैडर पहले होना था और बाद में मर्ज होना था। पहले मर्ज होते फिर अपने आप ही ऑटोमेटिक हम स्टेट कैडर में आ जाते। और दूसरे मेरा कहना है कि सभी जो जितने भी यहाँ पे राजनीतिक दल के जो लोग हैं कि ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, अभी पिछले मंथ में हमारा एक साथी रिटायर हुआ, वो खाली हाथ घर गया। उसको अभी नो वर्क नो पे लग चुका है हमारे ऊपर, उसको सैलरी भी नहीं मिली। अब आप ये बताओ कि हमारे ऐसे कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं, डे बाय डे रिटायर हो रहे हैं और खाली हाथ घर लौट रहे हैं, तो 58 साल नौकरी करके वो क्या करेगा घर में जाके। तो मुद्दा ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक प्रकार का सामाजिक मुद्दा भी है। हमारे जितने भी कर्मचारी है वो खाली हाथ घर लौट रहे हैं। 58 साल नौकरी करके आदमी सोचता है कुछ आराम करेगा, लेकिन उसको 58 साल बाद ये सोचना पड़े कि अब मैं क्या धंधा शुरू करूं। ये बड़ा गंभीर विषय है। मेरी सभी से अनुरोध है और अपने संदीप जी भी यहाँ बैठे हैं, मेरी सरकार से मांग है कि आप जो हमारा ये मुद्दा है मर्द विभाग में विलय का, ये इसमें हम सरकार को ये नहीं कह रहे कि आप कल इसको कर दो। हम सरकार को एक समय दे रहे कि आप एक समय हमारे निर्धारित कर दो ताकि हम जो है अपने काम पे वापस लौट जाए। और जो भी हमारे नीचे कार्य रुके हुए प्रभावित हो रहे हैं हमारी वजह से, हम भी इस चीज को समझ रहे हैं कि हमारी वजह से किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हड़ताल हमारे लिए भी ठीक नहीं है और आम जनता के लिए भी ठीक नहीं। हमारा ये आपसे निवेदन रहेगा कि आप सरकार के आप नुमाइंदे हैं, सरकार से आप बात करिए। हमारे से सरकार बात करेगी तो हम तो तैयार है बात करने के लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से हमें कोई न्योता नहीं आ रहा है, जिसके कारण जो है हमारी जो हड़ताल लंबी चल रही है। तो हम तो बार बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारा मुद्दा है इस पे गौर विचार करे, क्योंकि इससे आम जनता को भी कहीं ना कहीं प्रभावित तो हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से फिर एक अपील करना चाहता हूं कि आप जो है सरकार हमें बुलाए वार्ता के लिए और हम जो है इस गतिरोध को तोड़ें। जी संदीप जी, संवाद शुरू ही नहीं किया जा रहा है। ये भी कहना है राजेश जी का कि संवाद के लिए हमें बुलाया जाए, वार्ता की जाए, हम तुरंत हड़ताल छोड़े और काम पे चले जाएं, क्योंकि हम नहीं कह रहे कि हमें आज ही विभागों में विलय किया जाए। हमारा हमें समय एक बता दिया जाए कि नहीं इतने समय में आपके इस पे काम होगा। वहीं एक पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बात की थी पहले कि कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जा सकता है मंत्रिमंडल की बैठक में, वो भी नहीं हो पाई। 11 तारीख को कैबिनेट भी होगी लेकिन वो भी नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं क्यों इतना विवाद चल पड़ा है? वायदा निभाने से भी हट रहे हैं और कोई संवाद भी नहीं कर रहे हैं। ये हमारे अपने लोग हैं और हमारी सरकार, हमारी चाहे कर्मचारियों की संवेदना हो चाहे आम आदमी की संवेदना हो, उसको बड़े अच्छे तरीके से समझती है। और जहां तक कहीं से भी सरकार को ये क्लू मिलेगा कि हम इनके लिए अच्छी एक वैतनिक और वित्त व्यवस्था कर सकते हैं, तो इनका मर्जर की तरफ तो संकेत दे दिए हैं। पहली कड़ी जो थी और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारा भी किया है, वो खुद आप भी जानते हैं और जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है वो आपको भी पता है। दूसरी बात यह है कि सरकार इसके बारे में बड़े चिंतनीय है और बड़ी गंभीरता से सोच रही है, क्योंकि ये सरकार का नहीं, इसमें कांग्रेस पार्टी भी बड़ी चिंतनीय है और कांग्रेस पार्टी भी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है। और जैसे ही हमारे को इसके अंदर कोई ना कोई इसमें लगेगा कि हम इस चीज को करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि इसको कोई बहुत ज्यादा देरी होने वाली है सरकार की तरफ से। तो जैसे ही कोई वित्तीय व्यवस्था और इसके अंदर जो टेक्निकलिटीज हैं
उनको उनका अध्ययन करने के बाद और वित्त व्यवस्था को देखने के बाद तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल के लोगों के प्रति, हिमाचल के कर्मचारियों के प्रति अति संवेदनशील है। और जैसे ही उनको हल्का सा क्लू लगता है कि हम इन लोगों को, अरे जो आदमी अपनी निजी पूंजी से पैसा आपदा में दे सकता है, उनको सरकारी कर्मचारियों के लिए और सरकारी व्यवस्था से पैसा देने में क्या आपत्ति हो सकती है। आप इस बात को समझिए कि उनकी संवेदनशीलता कितनी है। मैं आज भी कहता हूं अध्यक्ष जी से कि आप अपने काम पे जाइए, हम इसको पार्टी लेवल पे भी इस इशू को डिस्कस करेंगे और जो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी पार्टी लेवल से उनको अवगत कराएंगे कि किस तरह से इस चीज का इसको रिजॉल्व किया जाए। और जैसे ही ये रिजॉल्व होता है तो इनके बारे में जैसे ही व्यवस्था बनती है इमीडिएट उसको आधिकारिक तौर से इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा और इनके लिए जो भी जो बेस्ट रहेगा एज पर जो छठा वेतन आयोग की बात कर रहे हैं और इनके जो रेगुलेशन की बात है या इनको जिससे रिटायरमेंट के बाद कोई पैसा नहीं मिला है, तो वाकई में ये विषय तो बड़ा गंभीर है। तो इस चीज को देखते हुए तो मेरे को नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जो अनिल सिंह जी जो हैं और हमारी जो कैबिनेट है इसको ज्यादा डिले करेगी। हम ये भी जानते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर हमने कैसे, क्योंकि केंद्र के अंदर जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, प्रेशर वहां से भी है ना, और लोगों का प्रेशर भी है। और मैं कहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने अपनी हड़ताल को जारी रखा है तो कम से कम पहले हड़ताल जारी करने से पहले एक व्यवस्था बना लेते, इस चीज को थोड़ा डिस्कशन में मुख्यमंत्री जी से मिल भी लेते और उनको बताया भी जाता कि सर आप आए थे और इस तरह से था, शायद उन्होंने की भी हो ये प्रक्रिया, मुझे नहीं इस बारे के इस विषय में को ये मिले लगता है इन्होंने की भी होगी ये व्यवस्था। लेकिन मैं यही कहता हूं कि इस विषय के ऊपर आप चिंता छोड़ दीजिए और सरकार जैसे ही उनको कोई ना कोई इसके अंदर रास्ता निकल के आएगा तो आपके जितने भी, और क्योंकि ये यूनिट लेवल की बात है, ये डेवलपमेंट लेवल की बात है, क्योंकि विकास हमारा यहीं से एस्टेब्लिश होता है। हमने कितना काम किया वो गांव से होता है, गांव के बाद फिर शहरों की तरफ जाता है, फिर जिला की तरफ जाता है, फिर तहसीलों की तरफ जाता है। तो आप चिंता ना करें, सरकार इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से सोच रही है। जी राजेश जी, कहीं ना कहीं सरकार की एक बड़ी चिंता है कि ये जो आपदा में घर वगैरह गए हैं उनका एक आकलन होना है और आपके तकनीकी स्टाफ ने करना है, तो उसमें एक दिक्कत आ रही है सरकार को। तो इसके लिए आप सरकार का क्या सहयोग आपकी यूनियन कर सकती है? इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो जुलाई में भी हमारा एक सर्वे हुआ था और जितने भी मकान जो क्षतिग्रस्त हुए उसमें जो सारी रिपोर्टिंग हो हमारे सचिवों द्वारा पहले की जा चुकी है। अब तो सिर्फ पैसा आना है। ऐसा नहीं है कि हमने आपदा में सरकार का पूरा सहयोग किया, और हमारी कर्तव्य भी बनता है कि हम जो भी सरकार की जो नियम होते हैं उसको हम पालन करें। तो हमारी तरफ से कोई भी इसमें कमी नहीं है। सरकार हमारे साथ गतिरोध को तोड़ती है तो हम कल से अपने काम में जुट जाएंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं कि हम जितने भी हमारे कर्मचारियों को किसी काम के प्रति अपनी निष्ठा से जो अपना कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है, हमने जितने भी कोरोना काल में भी हमने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कार्य किया है। तो जितने भी जब भी कभी आपदा आई है प्रदेश में तो सबसे पहले हमारी कर्मचारी को आगे किया जाता है। तो हम ऐसा नहीं कि किसी कार्य में पीछे हटे। तो हमारी मांग बिल्कुल जायज है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम नाजायज मांग सरकार से कर रहे हैं। जी। तो हमारा यही अनुरोध है सरकार से कि हमारी जो मांग है उसको शीघ्र माने और हम वापस काम पे लौटे। ठीक, आस्था जी बोलना चाह रहे थे। आस्था जी जरा जल्दी समाप्त कीजिए। नहीं, मैं बस सिर्फ ये बोलना चाह रहा था, देखिए इतना इम्पोर्टेंट एक कड़ी है ये गवर्नमेंट और लोगों के बीच में से लोग सफर कर रहे हैं, तो 18 दिन तक सरकार को टाइम क्यों लगता है? ये तो दूसरे या तीसरे दिन जब हड़ताल पे बैठे थे इनको भी पता था सरकार को कि हमने ये वायदा कर रखा है, तो इनको तो इमीडिएटली कम से कम किसी मिनिस्टर को तो भेजा जा सकता था और उनको कहते कि ठीक है जी आप एक 30 दिन का टाइम दे लीजिए, हम 30 दिन में बैठक करके कोई ना कोई इसका सोल्यूशन देखते हैं, अगर वो बनता है, अगर आपको एक्सेप्ट होता है तो फिर से दोबारा करेंगे, नहीं तो आपके पास दोबारा रहेगा। तो 18 दिन बाद भी आप पूछताछ नहीं कर रहे हो इनकी। 18 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं बेचारे। जी बहुत जायज बात है आपकी। जी चेतन जी, हड़ताल अब लंबी खिंच रही है तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं इनके समर्थन में अब आ चुका है, लेकिन पॉलिटिकल, मैंने वही बोला था, पॉलिटिकल उस पर बात नहीं हो पा रही कहीं भी इनसे। वो क्यों आपको लग रहा है कि कहीं कोई ना कोई, जैसे कि प्रवीण जी ने कहा कि एक ईगो की बात आ गई है?
डॉक्टर साहब, मैं तो देखिए पहले भी बोल रहा हूँ इस बात को, फिर मैं दोहरा रहा हूँ। इसमें कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अभी आस्था जी ने भी इस बात को बोला, मैं इसको बात को फिर दोहराता हूँ। 18 दिन हो गए हैं। हम बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं ले पा रहे, हम डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं ले पा रहे, मनरेगा के जो वर्कर्स हैं उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है, शेल्फ नहीं बन पा रही है, और अभी कांग्रेस आपदा-आपदा करती रहती है। सबसे मेन कड़ी तो इन लोगों की है जिन्होंने आपदा में एक्चुअल में उन्होंने ग्राउंड में काम करा है। अब अगर ये सीरियस हैं, तो ये वेट क्यों कर रहे हैं? संदीप जी, आप नेशनल टीवी पे हैं अभी, करिए ना घोषणा। आप सुक्खू जी के इतने क्लोज़ हैं, आप सुक्खू जी के बिहाफ़ पे आप डिसीज़न लीजिए और बोलिए इनको कल बुलाइए शिमला, नहीं तो किसी मंत्री जी को, अनिरुद्ध जी को भेज दीजिए वहाँ पे और इनसे वार्ता करिए। इसमें इतना इतना इसको मेरे को समझ नहीं आ रहा है 18 नहीं, ये दिन तो से। खुद आने को तैयार है मिलने के लिए, कोई बुलाए तो सही। अब करें यूनियन ना, तो मैं खुद आने को शिमला भी तैयार है। आपसे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और एक हिमाचल प्रदेश का एक कार्यकर्ता, एक एक सिटीज़न आपसे आग्रह कर रहा है, सुक्खू जी के बिहाफ़ पे ले डिसीज़न और अभी नेशनल टीवी पे घोषणा करिए। कल बुलाइए उनको या परसों बुलाइए और करिए इस बात को समाप्त। इतना कोई बड़ा जी, काम चलिए। तो है नहीं। ये बड़ा सुझाव है। जी, चलिए, ये निर्णय तो खैर हुक्मरानों ने लेना है। पार्टी कार्यकर्ता तो सुझाव दे सकते हैं। जी, संज्ञान जी ज़रा जल्दी समाप्त कर दीजिए क्योंकि आज समय ज़्यादा हो रहा है। जी। मैं एक ही निवेदन करूंगा कि सरकार जो है लोगों के द्वारा चुनी जाती है, उसको भारतीय जनता पार्टी के कहने पे सुक्खू जी डिसीजन नहीं लेंगे। सुक्खू जी को लोगों ने मैंडेट दिया है और जो फैसला लेंगे, और उसमें कोई एरोगेंस नहीं है। उन्होंने पहले बता दिया है, उन्होंने आपदा में भी बताया और इसको लागू करके भी बताया कि उनकी जो नीति है वो बड़ी सैद्धांतिक और बड़ी सीधी है और उन लोगों के हित में है। भारतीय जनता पार्टी अगर सुक्खू जी की कहे कि जी आप फैसला ले, तो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के दबाव में सुक्खू जी ऐसा फैसला नहीं लेंगे, मुझे पता है इस चीज जी, का। हाँ, ये ठीक है जी, कि मैं उनके करीबी हूँ, तो बरागटा जी आप भी पिछली सरकार में जयराम जी के करीबी रहे हैं, नड्डा जी के भी आप जी, करीबी चलिए। रहे हैं। चलिए, वार्ता को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि वायदा करके पीछे हटने की कोशिश हो रही है, वहीं गारंटी में भी शामिल है कर्मचारियों के मुद्दे, ये मुद्दा भी शामिल है कि जिला परिषद पंचायत कर्मचारियों का विलय विभाग में किया जाएगा। बड़े-बड़े नेताओं में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों सहित उस समय जब ये विपक्ष में थे, इन्होंने वायदा किया था। लेकिन अब वायदे को निभाने में थोड़ी देरी हो रही है और 18 दिन आज हो गए हड़ताल को, कोई वार्ता नहीं की जा रही है। वहीं विभाग कह रहा है कि यह नैतिक है इनकी हड़ताल, नो वर्क नो पे इन लोगों पे लागू हो चुका है। इसका क्या हल होगा? क्योंकि पॉलिटिकल लोग कोई भी इनसे चर्चा अभी तक नहीं कर रहे हैं, जबकि यूनियन का कहना है कि हम तैयार हैं, हमें जहाँ मर्जी बुला लीजिए। हम आज नहीं कह रहे कि हमें अभी तुरंत आप विलय कर दीजिए, आप एक समय ले लीजिए, लेकिन हमें समय निर्धारित कर दीजिए। तो पंचायतों का काम पूरी तरह से ठप है। वैकल्पिक व्यवस्था का कोई लाभ नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिन लोगों को ये कार्यभार दिया गया उनको ज्ञान ही नहीं है कि पंचायतों में काम कैसे होता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।